हेलो बच्चों, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं ग्रेविटेशन चैप्टर का वन शॉट। इस वीडियो में अपन ग्रेविटेशन चैप्टर के थ्योरी को रिवाइज करेंगे जो आपके नीट के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशन का जो पहला टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। आखिर क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, समझते हैं। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स डेफिनेशन वाइज एन अट्रैक्टिव फोर्स एक्टेड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस। मतलब अगर कोई दो बॉडीज हैं, ये कोई भी दो बॉडीज, इनके पास अगर मास है तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव नेचर का ये फोर्स लगता है। इस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज? तो प्रॉपर्टीज इधर लिख रखी हैं। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सबसे पहली कि ये जो फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तरीके से ये कभी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नहीं होगा, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम बिटवीन बॉडीज, मतलब इन दोनों बॉडीज के बीच में यहाँ पे जो मर्जी मीडियम हो, वो एयर है, वाटर फील्ड है या वैक्यूम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों बॉडीज के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सारे मीडियम के लिए सारे केसेस में सेम आएगा। तीसरा जो पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी। मतलब इन दोनों बॉडीज के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है एफ जी, अगर अपन एक तीसरी बॉडी को ले आते हैं तो इस तीसरी वाली बॉडी से इन दोनों बॉडीज में जितना फोर्स लग रहा था उस फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, थर्ड वाली बॉडी फर्स्ट और सेकंड पे एक नया फोर्स लगाने लग जाएगी, लेकिन फर्स्ट और सेकंड बॉडी में जितना पहले फोर्स लग रहा था जब इस थर्ड बॉडी को नहीं रखा गया था और जब थर्ड बॉडी को रखा गया है, दोनों कंडीशंस में फर्स्ट और सेकंड बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगला जो पॉइंट है, फोर्स ऑन अ बॉडी इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल बॉडीज, सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। यहीं से समझते हैं, अगर ये तीन बॉडीज हैं और फर्स्ट वाली बॉडी पे अपन को ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो इस पे दो फोर्स लग रहे होंगे। एक सेकंड वाली बॉडी लगा रही होगी, वो अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रही होगी, एक जो थर्ड वाली बॉडी है वो भी अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रही होगी। तो इस पे लगने वाले जो फोर्सेस होंगे वो अब एक से ज्यादा होंगे। दो बॉडीज है तो दो होंगे, तीन बॉडीज होती तो तीन, चार बॉडीज होती तो चार। मतलब उस बॉडी पे जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे होंगे सबका वेक्टर सम कर दीजिए, वो नेट रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। अगला पॉइंट है, इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो, जो फॉर्मूला है वो F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। इसमें ये सारा कुछ गिवन सिस्टम के लिए कांस्टेंट है, जिससे F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, इसे बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट इज द वीकेस्ट फोर्स एमंग ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स। टोटल चार टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक न्यूक्लियर और चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। इन चारों फोर्सेस में सबसे जो वीकेस्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। अगला पॉइंट, इट इज द सेंट्रल फोर्स, मींस डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर अलोंग द सेंटर ऑफ बोथ बॉडीज। मतलब अगर कोई एक ही बॉडी है, दूसरी अपन स्मॉल बॉडी ले लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो इन दोनों के जो सेंटर को मीट करने वाली ये लाइन होगी इसी के अलोंग लगेगा, इसी के अलोंग इस पे फोर्स लगेगा। मतलब ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक टाइप का सेंट्रल फोर्स है। अगला, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई इट डस नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है सबको पता होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो सीधी सी बात है, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए भी नहीं करेगा। द फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पॉइंट मास। पॉइंट मासेस के लिए ही जो फॉर्मूला अपन ये पढ़ते हैं ये वैलिड होता है। इन केस ऑफ स्फेरिकल बॉडीज एट लार्ज डिस्टेंस, होल मास इज एज्यूम्ड टू सेंटर। मतलब इसमें अगर ये दो प्लैनेट्स हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो उस डिस्टेंस के सामने जो इनकी रेडियस होगी वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो ये लार्ज डिस्टेंस के लिए प्लैनेट्स भी एक स्मॉल बॉडी की तरह ही ट्रीट होंगे, मतलब उनमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और सबसे लास्ट है, इट्स रेंज इज अप टू इनफाइनाइट। मतलब दो बॉडीज अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी रखी हैं तब भी उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है ये लॉ?
gravitational force between two objects is proportional to multiplication of both masses and inverse proportional to square of distance between बॉडीज। मतलब अगर ये दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 दूसरे का मास है m2 और इनके बीच का जो गैप है ये r है, देन जो फोर्स आएगा वो एक तो प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। मतलब ओवरऑल जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्मूला है वो gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर होता है। इसमें g यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ये इस वाले फॉर्मूले से अपन दो बॉडीज के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार इसको वेक्टर फॉर्म में भी देख लेते हैं। देखो इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स के टुवर्ड्स ईच अदर आएगी। मतलब अगर मैं F12 लिखता हूं तो इस पे वेक्टर लगाते ही F21 कितना होगा, मैग्नीट्यूड वाइज gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, इतना तो इसका मैग्नीट्यूड है। अब इसकी डायरेक्शन बनानी है। देखो इसमें जो डायरेक्शन है F12 की 1 पे 2 की वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो 2 1 के अलोंग आ रहा है, या कह लीजिए 1 2 से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो -r12 यूनिट वेक्टर, या फिर इसी को माइनस का gm1 m2 डिवाइडेड बाई r³ इंटू r12 वेक्टर, कुछ ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली F21 अगर लिखते हैं सेकंड बॉडी पे फर्स्ट की वजह से लगने वाला फोर्स, ये इज इक्वल टू gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखिए सेकंड वाली बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो r21 से अपोजिट है, तो -r21 यूनिट वेक्टर, या फिर माइनस का gm1 m2 डिवाइडेड बाई r³ एंड r21 वेक्टर। मतलब दोनों मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल होंगे लेकिन जो डायरेक्शन है वो दोनों की एक दूसरे से अपोजिट होती है। मींस F12 इक्वल होता है माइनस ऑफ F21। मतलब दो बॉडीज उनके मास चाहे इक्वल हो चाहे डिफरेंस हो, और जो मास का डिफरेंस है वो चाहे जितना मर्जी हो, तब भी दोनों बॉडीज के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा सेम और डायरेक्शन वाइज अपोजिट होता है। एग्जांपल वाइज हम कह सकते हैं अर्थ हमें जिस फोर्स से अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रही है एग्जैक्टली उतने ही फोर्स से हम भी अर्थ को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के मैं एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट एप्लीकेशन है नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इंडिविजुअल बॉडीज। इस केस में अपन 3 डायग्राम के थ्रू किसी भी एक बॉडी पे लगने वाला नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट वाले केस में दो ही बॉडीज हैं, दो में से किसी एक पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सेकंड वाले केस में 3 बॉडीज हैं, उनमें से किसी एक पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और जो लास्ट वाला केस है इसमें अगर 4 बॉडीज हैं और स्क्वायर के कॉर्नर पे रखी हैं तो उसमें से किसी भी एक बॉडी पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। देखो फर्स्ट वाले केस को तो अगर दो ही बॉडीज हैं तो अपन डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो था F इज इक्वल टू G, दोनों बॉडीज का मास जो कि m1 m2 दोनों m दे रखे हैं तो डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये F इज इक्वल टू G m स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा फर्स्ट वाली बॉडी पे भी और सेकंड वाली बॉडी पे भी, और दोनों का नेचर जो है वो अट्रैक्टिव है तो दोनों की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से हो जाएगी। ओवरऑल इस पे लगने वाला जो F नेट आएगा, इस पे लगने वाला जो F नेट होगा ये F नेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो पूरे सिस्टम पे अगर अपन फोर्स देखते हैं तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो F नेट 0 हो जाएगा। अब मैं आता हूं सेकंड वाले पे। देखो सेकंड वाले केस में इस वाली बॉडी को मैंने चूज किया है, इस बॉडी पे अपन नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा दो बॉडीज और दिख रही हैं अपन को, दोनों अपनी अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेंगी। तो जो ऑरेंज कलर से मैंने दो फोर्स बना रखे हैं ये इन दोनों बॉडीज के लिए अट्रैक्शन फोर्स होंगे, नाम उनको F1 दे रहा हूं। दोनों बॉडीज का मास सेम है, ये भी m है, इस बॉडी का मास भी m है और दोनों के डिस्टेंसेस भी इक्वल हैं जिसकी वजह से ये दोनों फोर्स भी सेम होंगे।
तो दो फोर्स इस पे लग रहे हैं F1 एंड F1। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में अपन को पता है इनके बीच का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स F1 एक दूसरे से 60 डिग्री पे लग रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है, ये दो फोर्सेस हैं, इनके बीच का जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये भी F1 और ये भी F1 है। तो जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो F1√3 हो जाएगा। हाँ, दो सेम फोर्सेस अगर 60 डिग्री पे लगते हैं तो √3 टाइम्स हो जाता है रिजल्टेंट। अगर दो सेम फोर्सेस 90 डिग्री पे लगते हैं तो √2 टाइम्स होता है। और अगर दो सेम फोर्सेस 120 डिग्री पे एक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो सेम रहता है। तो यहां 60 डिग्री इनके बीच में एंगल होने की वजह से √3 टाइम्स हो जाएगा। अब हमें F1 की वैल्यू पुट करनी है। F1 मतलब इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स, ये इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो Gm1m2/r² है। दोनों मासेस का सेम मास होने की वजह से m1 और m2 दोनों m होंगे, डिवाइडेड बाई जो भी इनके बीच की डिस्टेंस है वो L² है इनटू √3। ये आएगा किसी भी एक बॉडी पे लगने वाला नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। जब पूरे सिस्टम पे अगर देखेंगे उसके लिए इस बॉडी पे जितना अपन ने ये फोर्स कैलकुलेट किया, ये टुवर्ड्स सेंटर या सेंट्रॉइड लग रहा होगा, इतना ही फोर्स सेकंड बॉडी पे, इतना ही फोर्स थर्ड बॉडी पे, और तीनों फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होगी। तो और ये तीनों फोर्सेस सेम है, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो अपर वाले केस की तरह से फिर से जो एफ नेट पूरे सिस्टम के लिए होगा वो 0 हो जाएगा। चलिए थर्ड वाले केस पे चलता हूं। थर्ड वाले केस में टोटल 4 बॉडीज हैं। 4 बॉडीज में से इस वाली बॉडी को अपन चूज कर रहे हैं, इस पे बाकी तीनों अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। इस वाली बॉडी के लिए अट्रैक्टिव फोर्स अपवर्ड, सेकंड बॉडी के लिए कुछ इस डायरेक्शन में, थर्ड बॉडी के लिए इस डायरेक्शन में। इन दोनों बॉडीज का जो फोर्स आएगा वो सेम होगा F1 एंड F1, जबकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इस पे जो फोर्स आएगा उसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, उसको F2 नाम दे दिया। ओवरऑल देखो F1 और F1 म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की वजह से इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो F1√2 आ जाएगा, और एक F2 भी उसी डायरेक्शन में था। तो F1√2 और F2 सेम डायरेक्शन में हो गए, जिससे जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो F1√2 प्लस F2 के इक्वल आ जाएगा। अब F1 इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स है, जिसे हम Gm² डिवाइडेड बाई L² बोल सकते हैं, √2 पहले से था। F2 जो फोर्स है, जो डायगोनली अपोजिट बॉडीज है उनके बीच में लगने वाला फोर्स है, तो ये Gm² डिवाइडेड बाई L√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये Gm² √2 डिवाइडेड बाई L² प्लस Gm² डिवाइडेड बाई 2L², कुछ इतना ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा किसी भी एक बॉडी पे। अब ये अपन ने केवल इस वाली बॉडी के लिए कैलकुलेट किया था, इतना ही फोर्स इन तीनों बॉडीज पे भी होगा, और डायरेक्शन इसकी हमेशा टुवर्ड सेंटर आएगी। तीनों ही केसेस में अपन ने ऐसा ही देखा, किसी भी इंडिविजुअल बॉडी पे जो भी फोर्स लग रहा है वो हमेशा टुवर्ड सेंटर ही लग रहा है। इसमें भी टुवर्ड सेंटर था, इसमें भी टुवर्ड सेंटर ही लग रहा है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा पूरे सिस्टम पे वो यहां पे भी एफ नेट इक्वल टू 0 होगा। मतलब चाहे 2 बॉडीज का केस हो, चाहे 3 बॉडीज का केस हो, चाहे 4 बॉडीज का केस हो, सारे केसेस में इंडिविजुअली फोर्स तो नॉन जीरो आ रहा है हर एक बॉडी पे, लेकिन पूरे सिस्टम पे लगने वाला जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 0 आ रहा है। तो यहां से अपन एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि कितनी भी बॉडीज हैं उन सारी बॉडीज पे जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो ऑलवेज 0 होता है। मतलब सिस्टम ऑफ मासेस इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। कोई भी अगर कई सारी बॉडीज हैं तो उन पे लगने वाला जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ऑलवेज 0 होगा। मतलब कोई भी सिस्टम ऑफ मासेस जो होगा वो हमेशा इक्विलिब्रियम में ही होगा। तो इस पे बेस्ड एक स्टेटमेंट है, if all bodies are released from their position, the center of mass of system remains at rest while individual bodies accelerates towards their center of mass। अभी अपन ने सीखा जितनी मर्जी बॉडीज हैं उन सिस्टम पे लगने वाला जो नेट रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा 0 होता है। तो अगर एफ नेट उस सिस्टम पे 0 है तो एफ नेट 0 होने के अलावा ए नेट जो होगा वो भी 0 आएगा। तो ए नेट इज इक्वल टू 0। मतलब 2 बॉडीज हैं या 3 बॉडीज हैं,
अभी अपन पहले पढ़ चुके हैं ये। इनमें इंडिविजुअली तो हर एक बॉडी पे, इस पे भी फोर्स लग रहा था, इस पे भी फोर्स लग रहा था, पर रिजल्टेंट फोर्स पूरे सिस्टम पे कितना था? 0। अब अगर इनको रिलीज कर दे, छोड़ दे यहां से, तो दोनों इस वाले फोर्स की वजह से, इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक दूसरे की तरफ को मूव करेंगी, लेकिन इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मतलब पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का, वो रेस्ट में रहेगा, पर इंडिविजुअली इस बॉडी का भी एक्सेलरेशन आएगा, सेकंड का भी आएगा। ऐसे ही जब ये 3 बॉडीज हैं और इन तीनों को अपन रिलीज कर देते हैं, तो पूरे सिस्टम का जो सेंटर मास होगा वो यहां कहीं होगा, वो हमेशा यही रहेगा, लेकिन ये तीनों बॉडीज टूवर्ड्स सेंटर मूव करने लग जाएंगी, एक्सेलरेट होंगी। तो इन तीनों बॉडीज का अपना एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, लेकिन पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो इसमें जीरो आएगा। अगला जो स्टेटमेंट है, नो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सिस्टम ऑफ बॉडीज इज ऑलवेज जीरो, जिस पे अपन अभी डिस्कस कर रहे थे, बट ऑन individual bodies may or may not be zero. So system is always in equilibrium while individual bodies may or may not be. मतलब पूरा सिस्टम तो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। वो 10 बॉडीज का सिस्टम है, 20 का है, 50 बॉडीज का सिस्टम है, मास चाहे जो मर्जी हो, जैसा मर्जी सिस्टम है, लेकिन मासेस से बना हुआ एक सिस्टम है, तो जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा पूरे सिस्टम पे जीरो होगा, पर जो इंडिविजुअल बॉडीज होंगी उन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसी बॉडी पे जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। अब इसका दूसरा एप्लीकेशन है वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलेटिंग बॉडीज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर्कुलेट होती हैं तो उनका टाइम पीरियड और उनकी वेलोसिटी कितनी आएगी। देखो इसमें ये 2 बॉडीज ली हैं, इनमें म्यूचुअल जो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा, इस वाले फोर्स की वजह से ये यूं सर्कुलेट हो सकती हैं, और जो वेलोसिटी है उसको v सपोज किया है, तो किस वेलोसिटी से ये सर्कुलेट होंगी ये अपन को यहां पे देखना है, किस वेलोसिटी से सर्कुलेट होंगी और कितना इनका टाइम पीरियड आएगा। एक बार 2 बॉडीज का सिस्टम लिया है और दूसरी बार इसी को 3 बॉडीज के सिस्टम से सॉल्व करना है। तो मैं फर्स्ट वाला केस देख रहा हूं, तो इसमें जो बेसिक कंसेप्ट लगेगा वो ये है कि जो सेंट्रिपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है सर्कुलेट होने के लिए वो मिल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r या इसको mr⍵² भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों बॉडीज के बीच में अभी अपन ने फाइंड किया जो कि gm²/l² होगा। एक m कैंसिल हो जाएगा, हाँ इस रेडियस की जगह एक बार मैं वैल्यू पुट कर दूं उसके बाद कैंसिल करते हैं, एक m तो कैंसिल हो गया, v² डिवाइडेड बाई r जो आएगा, देखो यहाँ पे दोनों बॉडीज के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो l दे रखी है, तो जो रेडियस आएगी ये इतनी वो l/2 होगी, तो r की जगह l/2 इज इक्वल टू g, एक m बचा था डिवाइडेड बाई l²। अब एक l भी कैंसिल हो जाएगा जिससे v इज इक्वल टू आ रहा है √gm डिवाइडेड बाई 2l। बेसिकली आपको जो बात ध्यान रखनी है वो केवल इतनी सी है कि सेंट्रिपेटल फोर्स की तरह ग्रेविटेशनल फोर्स बिहेव करेगा, उसी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। चाहो तो आप इस फॉर्मूले को भी रट सकते हो, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में 2 बॉडीज 3 बॉडीज या कितने भी पूछा जा सकता है, तो ज्यादा बेटर ये है कि हम FC इज इक्वल टू FG ध्यान रखें, उसी से कैलकुलेट करें। अगले वाले में भी अब 3 बॉडीज आ गई, तीनों सर्कुलेट हो रही हैं और उनके भी सर्कुलेट होने का कारण म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो इनके लिए भी जो FC होगा उसकी तरह FG बिहेव करेगा। सेंट्रिपेटल फोर्स फिर से mv² बाई रेडियस। अच्छा, इसमें अगर इन तीनों के बीच की लेंथ या इक्विलैटरल जो ट्रायंगल बन रहा था उसकी लेंथ जो साइड है वो l है, तो जो ये सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस आएगी जिसको रेडियस लेंगे, क्योंकि सेंट्रॉइड के अबाउट ही तो ये सारी सर्कुलेट हो रही होंगी, तो ये r आएगा, r की जो वैल्यू आएगी वो यहां से l/√3 होगी, इज इक्वल टू किसी भी एक बॉडी पे लगने वाला जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अभी अपन ने फाइंड किया था, उसकी वैल्यू gm² डिवाइडेड बाई l² इंटू √3 आ रही थी, या फिर एक m कैंसिल करके एक l कैंसिल कर देते हैं, v² की वैल्यू यहां से gm√3 डिवाइडेड बाई √3 भी कैंसिल ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसमें l² था तो ये l√3 आएगा, ये कैंसिल होकर के v की वैल्यू √ऑफ gm डिवाइडेड बाई l आ रही है कुछ। अब अगर हमें दूसरा वाला जो पार्ट था टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड के लिए फिर से अपन FC इक्वल टू FG ही यूज करेंगे, बस अब m रेडियस जो भी होगी यहाँ पे mr⍵² इज इक्वल टू
एफ जी जो कि जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर था, और इस रेडियस की जगह हम आर इज इक्वल टू फर्स्ट वाले में एल बाई टू पुट करेंगे। अब सेकंड वाले पे आता हूं, फिर से एफ सी इक्वल टू एफ जी, जिसमें एम आर की जगह इसमें एल बाई रूट थ्री था, इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर रूट थ्री, कुछ ऐसा आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करके यहां से हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं, इधर से भी ओमेगा फाइंड हो जाएगा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा है, जिसमें ओमेगा की वैल्यू पुट करके अपन टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्री फॉलिंग बॉडी सोनली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब अगर किसी बॉडी को अपन कुछ हाइट से ऐसे ड्रॉप कर दें, तो जिस एक्सेलरेशन से वो टुवर्ड्स अर्थ मूव करेगा उसी को अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। हमें उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है, किस पे डिपेंडेंसी होगी, और क्या उसके यूनिट डायमेंशंस वगैरह होगी, वो फाइंड करनी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है एफ जी इज इक्वल टू एम जी है, जिसमें एम मास और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो जी इक्वल टू एफ जी डिवाइडेड बाई एम, कुछ ऐसा फॉर्मूला आ रहा है यहां पे जी का। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो जी और एफ यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपस में वेक्टर होंगे। तो एक डेफिनेशन ये भी बन सकती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टेड ऑन पर यूनिट मास ऑफ बॉडी। अब इसके लिए क्या यूनिट आएगी, देखो यूनिट यहीं से समझ में आ रही है, एफ जी मतलब न्यूटन, फोर्स डिवाइडेड बाई केजी, या इसी को क्योंकि एक्सेलरेशन है न्यूटन की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आ जाएगा। डायमेंशन एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू होती है, क्वांटिटी ये वेक्टर है, क्वांटिटी है ये वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन जरूर होगी, और डायरेक्शन यहां से अलोंग एफ जी, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आएगी। मींस अगर कोई एक ये बॉडी है, इस बॉडी की वजह से यहां पे मुझे डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, ये एक पॉइंट है पी, तो यहां पे एक मैं पॉइंट मास रख देता हूं, तो इस मास पे अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स आएगा कुछ इधर को आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट वाली बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होगी वही सेम डायरेक्शन आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, मतलब हमेशा टुवर्ड्स बॉडी। तो हम इसे अलोंग एफ जी या फिर टुवर्ड्स बॉडी भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कंपैरिजन ऑफ इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास, क्या होता है इनर्शियल मास और क्या होता है ग्रेविटेशनल मास, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। देखो इसके लिए F इज इक्वल टू एम ए और F इज इक्वल टू एम जी, ये दो फॉर्मूले लिखे हैं। फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है इसमें जो M यूज हो रहा है इसको बोला जाता है इनर्शियल, और जो सेकंड वाला है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसमें जो एम मास यूज हो रहा है इससे बोला जाता है ग्रेविटेशनल मास। मींस अगर कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर एक्सेलरेट हो रही होगी तब जो उसका मास होगा वो ग्रेविटेशनल मास है, और अगर हमने कोई उस पे और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है, उस वाले मास को बोला जाता है इनर्शियल मास। मतलब इनर्शियल मास का मतलब है अगर बॉडी किसी एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में है और अगर वही अंडर ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में वो मूव कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है, तब जो उसका मास होगा उसे बोला जाएगा ग्रेविटेशनल मास। और किसी भी बॉडी के लिए दोनों मास हमेशा सेम होते हैं। अब कोई भी एक बॉडी है, मेरे पास पेन है, अगर इस पेन को मैं ये छोड़ देता हूं तो ये अंडर ग्रेविटी गिरेगा, तब इसका जो मास होगा, और अगर मैं खुद इस पे फोर्स लगा के इसको मूव कराता हूं तब जो इसका मास होगा वो दोनों सेम है। तो मतलब इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास हमेशा सेम होते हैं किसी भी बॉडी के लिए। अब किसी स्फेरिकल बॉडी के लिए कितनी आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका मास यहाँ पे कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर है, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ एक स्मॉल पार्टिकल रख लेते हैं जिसका मास एम है। अभी अपन ने देखा जी का फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे जी कैपिटल एम फर्स्ट बॉडी का मास इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर,
और इस बॉडी का खुद का मास स्मॉल m है, ये कैंसिल हो जाएगा, जिससे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो gm/r² आ रहा है, जिसमें g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M जो सेंट्रल बॉडी होगी उसका मास होगा, जो बॉडी एक्सलरेट कर रही होगी उसका मास नहीं है ये, उसके अलावा सेंटर से, सेंट्रल बॉडी के सेंटर से ऑब्जर्विंग पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो स्मॉल r है। इसके अलावा डिपेंडेंसी देखो किस पे है, फॉर्मूले में कैपिटल M और R आए, मतलब मास ऑफ सेंट्रल बॉडी और पोजीशन ऑफ ऑब्जर्विंग पॉइंट, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। बात आती है इंडिपेंडेंसी की, कौन सा टर्म है जिसपे इंडिपेंडेंट है स्मॉल g, तो उसमें ये जो बॉडी खुद एक्सेलरेट कर रही होगी उस पे इंडिपेंडेंट है मास ऑफ एक्सिलरेटिंग बॉडी, मास ऑफ एक्सिलरेटिंग बॉडी। इसी के अलावा हम शेप एंड साइज भी बोल सकते हैं, जो शेप है या साइज कैसा है इस एक्सेलरेटिंग बॉडी का, मतलब मास पे, शेप और साइज एक्सेलरेटिंग बॉडी पे डिपेंड नहीं करती एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जबकि मास ऑफ सेंट्रल बॉडी और सेंट्रल बॉडी के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं इन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी फॉर अर्थ, मतलब अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। उसके लिए अभी अपन ने पढ़ा, अगर कोई भी प्लैनेट, कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मास पे और पोजीशन ऑफ ऑब्जर्विंग पॉइंट पे। अब अगर इस प्लैनेट की जगह अर्थ कर दें तो मास तो फिक्स हो गया, जो 6 × 10⁻24 kg होता है, तो ये वाला पॉइंट पे फिक्स हो गया। अब केवल एक ही पॉइंट बचा, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्विंग पॉइंट, मतलब कितनी डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से ऑब्जर्विंग पॉइंट की, तो उसे यहां पे अपन दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला वाला जो फर्स्ट है वो है हाइट अबव द अर्थ सरफेस, मतलब सरफेस से कितनी हाइट पे है पॉइंट, ऑब्जर्विंग पॉइंट, और दूसरा डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, इसको भी आगे पढ़ेंगे। तो पहला वाला मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हाइट अबव द अर्थ सरफेस। इसमें ये अर्थ है जिसका मास m और जो रेडियस है वो r है, सरफेस पे a पॉइंट और h हाइट पे b पॉइंट लिया है। इधर जो ग्रेविटी है a पॉइंट पे उसको g से, और जो b पॉइंट पे ग्रेविटी है उसको gh डैश से डिनोट कर रहे हैं। अब देखो, अभी जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा उसके हिसाब से एट पॉइंट a, जो a पॉइंट होगा उस पॉइंट की जो ग्रेविटी आएगी एट पॉइंट a, जिसको अपन g से डिनोट कर रहे हैं, ये इक्वल टू gm/ कैपिटल R² हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल r का मतलब सेंटर से ऑब्जर्विंग पॉइंट तक के डिस्टेंस है जो कैपिटल R ही होगा। अब दूसरा वाला जो केस है इसमें एट पॉइंट B, जो h हाइट का पॉइंट है, इस पॉइंट पे अपन ग्रेविटी को gh डैश ले रहे हैं, ये इक्वल टू gm डिवाइडेड बाई स्मॉल r। अच्छा, इसके लिए स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R प्लस h, तो यहां पे कैपिटल R प्लस h का होल स्क्वायर ले सकते हैं। ये इन दोनों पॉइंट्स पे ग्रेविटी आ रही है, हमें जो ग्रेविटी फाइंड करनी है वो B पॉइंट की फाइंड करनी है h हाइट पे, तो उसका एक तो फॉर्मूला ये आ गया, ये फॉर्मूला मास के रेस्पेक्ट में और रेडियस के रेस्पेक्ट में आ रहा है इस प्लेनेट के। लेकिन अगर अपन इन दोनों को कंपेयर करना चाहें तो फिर gh डैश डिवाइडेड बाई g इक्वल टू gm अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई gm/r²। इसको सॉल्व करने पे जो फॉर्मूला आता है gh डैश इज इक्वल टू वो g अपॉन में 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर है। एक ये फॉर्मूला है यहां पे, ये भी gh डैश का फॉर्मूला है, ये भी gh डैश का फॉर्मूला, दोनों अर्थ की सरफेस से h हाइट के लिए जो ग्रेविटी होगी उसी को कैलकुलेट करने का काम करेंगे। लेकिन कब कौन सा लगेगा, जो फर्स्ट वाला ये फॉर्मूला है ये तब लगेगा जब इस प्लेनेट का मास और रेडियस दे रखी होगी, और अगर सरफेस पे जो पॉइंट है यहां की ग्रेविटी दे रखी और h हाइट की ग्रेविटी पूछ रहा होगा तो हम इसमें सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। अब फॉर h मच लेस देन r, मतलब अगर हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के सामने नेग्लिजिबल है तब ये जो फॉर्मूला होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन से gh डैश इक्वल टू g 1 - 2h/r बन जाता है।
तो ये भी एक इसका फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला केवल और केवल तब वैलिड होगा जब हाइट बहुत कम होगी, 5% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ से कम होगी। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, उसकी जो 5% आएगी वो कुछ 300 कुछ किलोमीटर के आसपास आएगी। तो अगर 100 किलोमीटर या कुछ मीटर्स वगैरह में डिस्टेंस दे रखी है तब तो अपन इसको कैलकुलेट पुट कर सकते हैं, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है, ये किसी भी हाइट के लिए एप्लीकेबल होगा। अब परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी एक और टॉपिक है यहां पे, परसेंटेज चेंज इन जी। ग्रेविटी में जो परसेंटेज चेंज होगा केवल इस वाली कंडीशन के लिए, उसके लिए फॉर्मूला है डेल जी बाई जी इज इक्वल टू 2h/r। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये फ्रैक्शनल चेंज है, ये बेसिकली फ्रैक्शनल है, इसी को अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू 2h/r इंटू 100। ये जो फॉर्मूला है ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा, ये वाला जो फॉर्मूला था फ्रैक्शनल चेंज इन ग्रेविटी। पर ये दोनों फॉर्मूले h मच लेस देन r के लिए ही वैलिड होंगे जब हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के सामने बहुत कम होगी। अगर हाइट ज्यादा है तो यही फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। अब इसके दूसरे केस पे आते हैं, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। इसमें फिर से ये प्लैनेट है, इसका मास कैपिटल M है, रेडियस इसकी कैपिटल R है, इसके एक तो सरफेस पे पॉइंट और एक इनसाइड में पॉइंट लिया गया है बी पॉइंट इनसाइड है प्लैनेट के या अर्थ के, और डेप्थ D दे रखी है। तो पहले इन दोनों पॉइंट्स पे कितनी ग्रेविटी होगी एट पॉइंट A, G से इसको डिनोट कर रहे हैं, ये Gm/r² होगा। दूसरा है एट पॉइंट B जो कि डेप्थ का पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के लिए GD' से डिनोट कर रहे हैं, ये इक्वल टू Gm/r डिवाइडेड बाई r³, ये इसका फॉर्मूला होता है। या फिर स्मॉल r की वैल्यू यहां पे कैपिटल R माइनस D डिवाइडेड बाई r³ है, ये इसके फॉर्मूले होंगे। इसमें अगर ये डिस्टेंस D है, टोटल डिस्टेंस ये R होती है, उसमें से D सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो C पॉइंट से B पॉइंट तक के डिस्टेंस जो स्मॉल r से डिनोट करते हैं वो कैपिटल R माइनस D के इक्विवेलेंट है। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो जो G' है इसका फॉर्मूला G इंटू 1 माइनस D बाई R आ जाएगा। तो एक तो ये फॉर्मूला आ रहा है, एक ये फॉर्मूला है, दोनों डेप्थ के लिए ही एप्लीकेबल है, ये भी D डेप्थ के लिए एप्लीकेबल है, ये वाला भी D डेप्थ के लिए एप्लीकेबल है। फिर से पिछले वाले केस की तरह कब कौन सा लगेगा, ये तब लगेगा जब मास और रेडियस दे रखी होंगी प्लैनेट की, और ये तब लगेगा जब सरफेस की ग्रेविटी दे रखी है और डेप्थ की ग्रेविटी हमसे पूछ रहा होगा। इसमें भी परसेंटेज या फ्रैक्शनल चेंज इन ग्रेविटी, परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी हाइट और सरफेस, सॉरी डेप्थ और सरफेस के साथ में, तो उसके लिए पिछले वाले की तरह डेल जी बाई जी इज इक्वल टू, उसमें 2h/r आया था, इसमें जो फॉर्मूला आ रहा है वो d/r है। और इसमें पिछले वाले की तरीके से कोई कंडीशन नहीं है कि h बहुत लेस होना चाहिए या बहुत ज्यादा होना चाहिए। यहां पे ये जो फॉर्मूला था और ये वाले फॉर्मूले तभी वैलिड थे जब h की वैल्यू मच लेस थी r से, लेकिन डेप्थ के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये फॉर्मूला कितनी भी डेप्थ के लिए वैलिड होता है। ये फ्रैक्शनल चेंज के लिए होगा, परसेंटेज चेंज के लिए डेल जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू D/r इंटू 100, कुछ ऐसा फॉर्मूला लग जाएगा। हमने हाइट और डेप्थ के साथ कैसे अर्थ या किसी भी प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती वो देख लिया। अब उसके ग्राफ पे आते हैं। देखो, हाइट के लिए जो फॉर्मूला पड़ा वो Gm/r² था, और जो डेप्थ के लिए फॉर्मूला था वो Gm/r डिवाइडेड बाई r³ था। अब हाइट के लिए G जो है वो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि डेप्थ के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, GD प्रोपोर्शनल टू R एंड GH प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये प्लैनेट या अर्थ है, इसके सेंटर ये वाला पॉइंट हो जाएगा, यहां पे इसकी सरफेस होगी और ये पूरा पार्ट आउटसाइड आएगा। मैं स्मॉल g और r के साथ में ग्राफ बना रहा हूं, तो सेंटर पे जो ग्रेविटी है वो 0 है। इनसाइड यहां से लेकर के इस वाले पार्ट में जब तक इनसाइड रहेंगे
अर्थ के ये इस वाले पार्ट में, तब तक G प्रोपोर्शनल टू R है, तो जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। सरफेस पे मैक्सिमम होती है ग्रेविटी और आउटसाइड में फिर डिक्रीज होने लग जाएगी, और यहां पे G प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। 3 पॉइंट इधर पे फाइंड किए हैं एट सेंटर। सेंटर के लिए D की वैल्यू R हो जाएगी, तो जो फॉर्मूला था GD डैश का ये इक्वल टू G 1 - D/R है। D और R के सेम पुट करने पे ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही इनफाइनाइट हाइट पे अगर जाते हैं तो इनफाइनाइट हाइट के लिए जो जी एच डैश का फॉर्मूला था वो G/1 + h/r का होल स्क्वायर है। इसमें h के इनफाइनाइट पुट होते ही ग्रेविटी फिर से 0 हो जाएगी। अब आते हैं सरफेस पे। सरफेस के लिए Gm/R का स्क्वायर होगा। G की वैल्यू, M की वैल्यू और रेडियस ऑफ अर्थ पुट करने के बाद इसको सॉल्व करने पे ये 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर आता है। मतलब अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। सेंटर पे भी 0 होती है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाने पे भी 0। अब अगर अपन सेंटर से स्टार्ट करते हैं तो सेंटर पे ग्रेविटी है 0। जैसे जैसे सेंटर से सरफेस की तरफ आते जाएंगे ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। ग्रेविटी मैक्सिमम होती है सरफेस पे जो 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, और बाहर जाने पे फिर से डिक्रीज होने लग जाती है और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाकर के 0 हो जाती है। अब यहां पे एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका मास m और रेडियस कैपिटल R है। इसमें एक छोटी सी बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m। इसे हम B पॉइंट से A पॉइंट तक मूव कराते हैं तो हमने जितना भी वर्क किया होगा अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स वही इन दोनों पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, और उसका जो फॉर्मूला है ये है डेल्टा PE इज इक्वल टू -m इंटीग्रेशन ऑफ GdR डिस्टेंस वाइज RB से लेकर के RA तक, जो भी इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक, जिसको R फाइनल - R इनिशियल भी लिख सकते हैं। अब ये डेल्टा PE का फॉर्मूला है। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी तो जो डेल PE आएगा तब इक्वल टू -m इंटीग्रेशन ऑफ GdR फ्रॉम इनफाइनाइट टू R हो जाएगा। अगर B से A तक हम बॉडी को लेकर के आते हैं तब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसमें -m इंटीग्रेशन ऑफ GdR में जो लिमिट्स आएंगी वो B के डिस्टेंस से A तक की डिस्टेंस होगी। पर अगर इस B पॉइंट को इनफाइनाइट पे शिफ्ट कर दिया जाए तब यही डिस्टेंस इनफाइनाइट से R आ जाएगी। ये B से A तक का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, जबकि ये इनफाइनाइट से R डिस्टेंस वाले पॉइंट तक का जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा। अब अगर हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी PE लिखेंगे तो ये -m इंटीग्रेशन ऑफ GdR फ्रॉम इनफाइनाइट टू R प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी बाय डिफॉल्ट 0 ली जाती है, तो एट इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0, ये है बाय डिफॉल्ट। मींस पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला बन गया ये इज इक्वल टू -m इंटीग्रेशन ऑफ GdR फ्रॉम इनफाइनाइट टू R। लेकिन इस कंडीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट शुड बी 0, जैसा कि अपन ने डेफिनेशन में भी लिखा है। अगर इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक बॉडी को लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स वो उस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब अगर दो बॉडीज का एक सिस्टम है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, उसके लिए अगर दो बॉडीज और इनके बीच की डिस्टेंस R है तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ये इज इक्वल टू -m इंटीग्रेशन ऑफ GdR फ्रॉम इनफाइनाइट टू R होता है। इसमें G की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करने पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है वो -G m1m2 डिवाइडेड बाई R आता है। ये है दो बॉडीज की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। मतलब एक पेयर के लिए, दो बॉडीज है तो एक पेयर आएगा, एक पेयर के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो है -G m1m2 डिवाइडेड बाई R। इसके अलावा जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं उसका फॉर्मूला है n × n - 1/2।
अगर हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करना होता है तो हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हैं, और अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क कैलकुलेट करना है तो हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी माइनस या फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और बाद में उसका साइन नेगेटिव कर सकते हैं, या फिर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, कुछ ऐसा भी अपन यूज कर सकते हैं। अब अगर तीन बॉडीज का एक सिस्टम है, उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तीनों बॉडीज के मास m1 m2 एंड m3 और उनके बीच के डिस्टेंस कुछ इस टाइप से है, तब सबसे पहले तो नंबर ऑफ पेयर का जो फॉर्मूला था ये इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 था। यहां पे टोटल तीन बॉडीज हैं तो n की जगह अपन 3 पुट कर देंगे, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करने पे जो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे वो 3 आएंगे। अब इसमें तीन पेयर देखो बनेंगे कौन से, एक m1 m2 का पेयर होगा, एक m2 m3 का और एक m1 m3 का। तीन पेयर्स हैं, तीनों की पोटेंशियल एनर्जी लिख करके उनका सम कर देंगे, जिसमें PE इज इक्वल टू पहला वाला जो पेयर है उसमें मास m1 और m2 है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस का Gm1 m2 डिवाइडेड बाई R12 आएगी। ये है m1 और m2 वाले पेयर की पोटेंशियल एनर्जी, अब माइनस का साइन। दूसरा वाला जो पेयर है वो m1 m3 है, तो Gm1 m3 डिवाइडेड बाई R13, ये दूसरे वाले पेयर के लिए हो गया। तीसरा वाला जो पेयर है यहाँ पे वो m2 और m3 का है, तो माइनस का Gm2 m3 डिवाइडेड बाई R23। अब अगर चार बॉडीज का एक सिस्टम है, इसमें चारों बॉडीज का जो मास है उसको अपन m ले लेते हैं, और ये जो डिस्टेंसेस हैं ये सारी r हैं, चारों r डिस्टेंस हैं। देन टोटल कितने पेयर बनेंगे, तो नंबर ऑफ पेयर्स के लिए n इज इक्वल टू, नंबर्स के लिए ये इक्वल टू n, यहां पे टोटल चार बॉडीज हैं तो 4n हो गया, n माइनस 1 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करने पे ये 6 आएगा। तो मतलब टोटल इसमें 6 पेयर बनेंगे। कौन से 6 पेयर होंगे, चार तो इस टाइप से ये साइड पेयर्स आ जाएंगे, इसके अलावा दो डायगोनल पेयर्स आएंगे, एक ये डायगोनल पेयर होगा, एक ये डायगोनल पेयर होगा, तो चार साइड पेयर और दो डायगोनल पेयर। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है सिस्टम की, तो PE इज इक्वल टू माइनस 4 पेयर्स तो है साइड वाले, जो Gm1 m2 m स्क्वायर डिवाइडेड बाई R आएगा, क्योंकि जो साइड वाले पेयर्स होंगे इनमें दो बॉडीज के बीच की डिस्टेंस R है, माइनस दो हैं डायगोनल पेयर्स, उनके लिए Gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अच्छा जो डायगोनल लेंथ होती है वो R√2 होगी, तो इससे हम R√2 लिख सकते हैं। तो ये चार साइड पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी और ये वाली जो दो डायगोनल पेयर्स आएंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी, और ये टोटल जो होगी ये इन चार बॉडीज से जो बना हुआ सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी देखनी है तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, किसी भी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें जितनी भी बॉडीज होंगी उसको इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला डेल्टा पी का माइनस का mgdr ही होगा, जहां से जहां तक बॉडी को लेके जा रहे हैं। अगर बी से ए तक लेके जा रहे हैं तो आर बी ए, इनफाइनाइट से आर तक लेके जा रहे हैं तो इनफाइनाइट से आर आ जाएगा। ये लिमिट जिस पोजीशन से इधर इनिशियल और इधर फाइनल पोजीशन आएगी, अगर इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी अपन जीरो लेकर के चल रहे हैं तब उसके लिए माइनस का mgdr इनफाइनाइट से आर, ये जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन की फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी का। अगर दो बॉडीज का एक सिस्टम है तो उसके लिए माइनस का Gm1 m2 डिवाइडेड बाई R, ये एक पेयर के लिए फॉर्मूला आएगा। क्वेश्चन में जितनी मर्जी बॉडीज दे रखी हैं, पहले नंबर ऑफ पेयर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लोगे, जिसमें n का मतलब नंबर ऑफ बॉडीज है, इससे नंबर ऑफ पेयर्स निकल आएंगे। फिर जितने भी पेयर बनेंगे हर पेयर के लिए हम Gm1 m2 बाई R विद नेगेटिव साइन पुट करके सबको ऐड कर देंगे, वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। अगले वाले टॉपिक में वर्क डन टू टेक अ बॉडी अप टू हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये कोई प्लेनेट या अर्थ है, मास इसका कैपिटल M और जो रेडियस है वो R है।
इसमें सरफेस के ए वाले पॉइंट से बी पॉइंट मतलब एच हाइट तक एक बॉडी को लेकर के जा रहे हैं, कितना हमें वर्क करना पड़ेगा या कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है डेल्टा पीई इज इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। ये पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस का फॉर्मूला होगा ए से बी तक के, या फिर सरफेस से, किसी भी प्लेनेट के सरफेस से एच हाइट तक का जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा उसका फॉर्मूला है, जिसमें एम वो मास है जिस बॉडी को लेके जा रहे हैं, ये प्लेनेट का नहीं, जिस बॉडी को हम लेके जा रहे हैं उस बॉडी का मास है, जी जो भी प्लेनेट होगा उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस है, एच हाइट है और आर इसकी रेडियस है। अब अगर इसमें हाइट n टाइम्स ऑफ रेडियस दे रखी है, ये बोला गया है कि जो हाइट है ये रेडियस की n टाइम्स है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो डेल्टा पीई इज इक्वल टू एम जी एन आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन आर डिवाइडेड बाई आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, जिससे ये इज इक्वल टू एम जी आर इंटू एन अपॉन एन प्लस 1। कुछ इस टाइप से रिलेशन बन जा रही है, कह सकते हो कि अगर H इक्वल टू एन आर है तो ये इसका आंसर आएगा। अब देखो इसी फॉर्मूले में अगर H की वैल्यू बहुत लेस कर दी जाए R से, देन H बाई आर जो होगा वो मच लेस देन 1 हो जाएगा। अब इसमें हम H बाई आर को 1 के सामने नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिससे डेल्टा पीई का जो फॉर्मूला है वो एम जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 या फिर एम जी एच आ जाएगा। तो एम जी एच ये वर्क पर एनर्जी जब चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें हाइट बहुत लेस दे रखी है, कुछ मीटर्स में दे रखी होती है, तब अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला है एम जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर। कब किस फॉर्मूले को यूज करना है, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हाइट रेडियस ऑफ प्लैनेट की 5% से कम है, जैसे कुछ मीटर्स में या कुछ 100 या 50 किलोमीटर टाइप है, तब भी ये चल जाएगा। मीटर्स में तो चलेगा, 10 20 50 100 मीटर होगा तब तो ये चलना ही चलना है। ये फॉर्मूला तब चलेगा जब 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर ऑफ इतने डिस्टेंस मूव करा रहे हैं, जिसमें रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर है। तो 6400 किलोमीटर के सामने 1000, 2000, 3000, 4000 किलोमीटर अब नेग्लेजिबल डिस्टेंस नहीं है। इसके लिए हमें यह फॉर्मूला एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ही यूज करना होता है। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट है इफ मैकेनिकल एनर्जी इज लेस देन 0 देन सिस्टम विल बी बाउंड। If mechanical energy is greater than or equal to 0 then system will be unbound। ये दूसरा स्टेटमेंट है। फर्स्ट वाले में मैकेनिकल एनर्जी जो है ये लेस देन 0 का मतलब अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव होने का मतलब जो सिस्टम होगा वो बाउंड होगा। अच्छा, बाउंड सिस्टम का मतलब क्या है, अगर ये कोई एक प्लैनेट है, यहां पे एक कोई बॉडी रखी हुई है, अगर ये बॉडी इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो हम बोलेंगे ये बाउंड है, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ को खींच रही है। तो ये बॉडी इस प्लैनेट के लिए बाउंड बोली जाएगी। इस सिस्टम की अगर अपन मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो नेगेटिव आएगी। पर अगर ये एक प्लैनेट है, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस यहां पे है मान लो, तो यहां पे अगर कोई दूसरी बॉडी है, इस बॉडी को अपन ने इस जगह पहुंचा दिया, अब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, अब इस सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो 0 हो जाएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी अगर किसी भी सिस्टम की 0 है, इसका मतलब बॉडी उस प्लेनेट की ग्रेविटी से बाहर जा चुकी है। और अगर पॉजिटिव आ रही है तब भी ऐसा ही होगा। मैकेनिकल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, इनफाइनाइट पे जाने के बाद भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी, बॉडी अभी भी मूव कर रही है तो भी अनबाउंड हो जाएगी। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव या 0 है तो सिस्टम अनबाउंड होगा। अनबाउंड का मतलब वो बॉडी उस प्लैनेट की ग्रेविटी से बाहर जा चुकी होगी। और अगर मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की नेगेटिव है, इसका मतलब सिस्टम अभी बाउंड है, मतलब बॉडी उस प्लैनेट की ग्रेविटी के इनसाइड में ही है। अब कैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के एप्लीकेशन होंगे उन पे आते हैं। जो एप्लीकेशन में एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें 3 एप्लीकेशन अपन को पढ़ने हैं, जिनमें से पहला है एस्केप वेलोसिटी।
सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी होती क्या है? डेफिनेशन वाइज एस्केप वेलोसिटी at any point inside gravitational field of any planet is that minimum speed with which a body is projected from that point and it goes outside of gravitational field of that planet. बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में कि किस मिनिमम स्पीड से फेंका जाए कि वो बॉल या वो जिसको जो भी प्रोजेक्टाइल था वो प्लेनेट की ग्रेविटी से बाहर चला जाए। सिंपल सी कहानी, मिनिमम स्पीड जिससे कि ग्रेविटी से हम उसको बाहर निकाल पाए, वो वापस कभी ना आ पाए, उसको बोला जाता है एस्केप स्पीड। अब एक प्लेनेट है, मास इसका m और रेडियस इसकी r है, एक बॉडी इसके सरफेस से फेंकी जा रही है जिसका मास स्मॉल m है और एस्केप स्पीड है v। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला लिख रहे हैं, पहला एट सरफेस है, अगर सरफेस पे एट सरफेस मतलब वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल M डिवाइडेड बाई r या फिर अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल R। ये है सरफेस ऑफ प्लैनेट पे एस्केप स्पीड का फॉर्मूला, जिसमें 2 और g आप अंडरस्टूड है, m यहां पे प्लैनेट का मास है और r प्लैनेट की रेडियस है। सेकंड वाले फॉर्मूले में r तो प्लैनेट की रेडियस हो गई, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ प्लैनेट है, और ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। अब एट हाइट h, अगर h हाइट पे देख रहे हैं तो यही एस्केप स्पीड अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाई स्मॉल r, जिसे हम 2gm डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस H लिख सकते हैं। मतलब अगर हम इस बॉल को यहां से थ्रो कर रहे हैं तो जो ये टोटल डिस्टेंस आएगी जिसको स्मॉल r बोलेंगे, उसमें ये इतने डिस्टेंस कैपिटल R और ये वाली हाइट H होगी। तो स्मॉल r फॉर्मूला आएगा, इसमें कैपिटल R आएगा, स्मॉल r की जगह कैपिटल R प्लस H हो जाएगा। अर्थ के लिए फॉर अर्थ ये अंडर रूट 2gr या इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है। मतलब अर्थ की सरफेस से अगर हम किसी बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो हमें उससे कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकना पड़ेगा, वो भी अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, आइडियल कंडीशंस में। अगर हम हाइट पे चले जाएंगे, किसी भी हाइट से फेंकेंगे तो हमें और कम स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से भी कुछ कम स्पीड से फेंकना पड़ेगा। लेकिन ये जो वैल्यू लिखी है ये केवल अर्थ के लिए है, लेकिन फॉर्मूले किसी भी प्लैनेट के लिए एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा अब डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी लिखी हुई है। पहले डिपेंडेंसी, मास, डेंसिटी, शेप, साइज ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट के मास पे, उसका साइज शेप कैसा है, उसकी डेंसिटी क्या, इन सारे फैक्टर्स पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है। पोजीशन ऑफ प्रोजेक्शन पे, मतलब सरफेस से फेंका गया या कुछ हाइट से फेंका गया, इस पे भी डिपेंड करेगी। इंडिपेंडेंसी में मास, डेंसिटी, शेप, साइज ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी, जिस बॉडी को हमने थ्रो किया गया उसका मास कितना है, उसकी डेंसिटी क्या, शेप कैसा या साइज कैसा, इन सारी चीजों पे डिपेंड नहीं करेगी। दूसरा डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब यहां से बॉल को वर्टिकली अपवर्ड या किसी भी डायरेक्शन में फेंका गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपन ने इस स्पीड से थ्रो कर दिया है, किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करें, वो बॉडी उस प्लैनेट की ग्रेविटी से बाहर चली ही जाएगी। चलिए अब आते हैं ब्लैक होल पे, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है बच्चों के लिए, पर अपन को बड़ा थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि अपने सिलेबस में, नीट के सिलेबस में जरा सा पार्ट है, एक छोटी सी कंडीशन है, बस उस कंडीशन को समझना है यहाँ पे। पहले ब्लैक होल की डेफिनेशन, द बॉडी हुज एस्केप स्पीड इज इक्वल टू और मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इज नोन एज ब्लैक होल। ब्लैक होल अपन क्या बोल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल बॉडी है, जो बॉडी बेसिकली कभी स्टार रही होगी, अब वो कंप्रेस होकर के इतनी स्मॉल बन चुकी है कि उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बहुत लार्ज हो चुकी है, इतनी लार्ज कि उसकी जो एस्केप स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा जा चुकी है। मतलब क्या बना कि अगर इस पे कोई भी बॉडी पहुंचती है, इवन सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करने वाली जो ऑब्जेक्ट है जिसको अपन लाइट बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट है, अगर लाइट वहां पे जाती है वो 3 × 10⁸ मतलब स्पीड ऑफ लाइट से जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस किस स्पीड से आना चाहेगी, सेम वही स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। पर इसके लिए जो एस्केप स्पीड है वो इससे ज्यादा हो चुकी है, और हमने एस्केप स्पीड से कम से इसको आते हुए देखा, तो ये वापस नहीं आ पाएगी। मतलब अगर इस पे लाइट पहुंच गई तो वो
एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर के उसको वापस नहीं आने देगा, क्योंकि लाइट जिस स्पीड से वापस आना चाहेगी उससे ज्यादा वहां पे एस्केप स्पीड है। तो मतलब ये लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेगी, इसी वजह से ब्लैक दिखता है। अगर कोई भी बॉडी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है तो हमें वो कैसी दिखती है, वो ब्लैक दिखती है। या फिर यूं कह सकते हैं कि कोई भी लाइट जो रिफ्लेक्ट करती है उसका जो कलर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका जो कलर होता है उसी कलर की वो हमें दिखाई देती है। अगर कोई बॉडी ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है तो हमें वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है। ये हर सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रही है, बिल्कुल भी लाइट वहां से वापस नहीं आ पा रही है। मतलब ये हमें कैसी दिखाई देगी, ब्लैक। तो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ब्लैक होल वो बॉडी है जिसके लिए एस्केप स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा निकल चुकी है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि VE मोर देन हो चुका है C के। C का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। VE का फॉर्मूला √2gm डिवाइडेड बाई R, ये मैं सरफेस के लिए लिख रहा हूं, इज मोर देन और इक्वल टू C। अगर किसी भी बॉडी के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम उसको बोलेंगे कि वो ब्लैक होल है। सही है इतना। अब एटमॉस्फेयर से रिलेटेड पॉइंट, अ प्लैनेट विल हैव एटमॉस्फेयर इफ, देखो इसमें कोई भी ये एक प्लैनेट लिया, ये P एक प्लैनेट है, इसके सराउंडिंग ये एटमॉस्फेयर है। उस एटमॉस्फेयर की भी तो एक हाइट होती है। अब देखो इतनी हाइट तक तो एटमॉस्फेयर है, पर इससे ऊपर यहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एटमॉस्फेयर कब होगा किसी भी प्लैनेट के अराउंड? एटमॉस्फेयर होने के लिए जो आरएमएस स्पीड होगी गैस मॉलिक्यूल्स की, उससे लेस होना होगा एस्केप से। अगर आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल मतलब जिस स्पीड से वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं एटमॉस्फेयर में, वो अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है तो वो एस्केप नहीं हो पाएगा। तो किसी भी प्लैनेट के उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर तभी होगा जब गैस के आरएमएस स्पीड जो होगी गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो उस प्लैनेट की एस्केप से कम होगी। अच्छा, मून पे क्या है? जैसे ये मून है, अब मून के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे जो आरएमएस स्पीड है गैस मॉलिक्यूल से उससे कम होती है एस्केप। अब आरएमएस स्केप से ज्यादा हो गई तो इसका मतलब वहां से जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं क्या होंगे? एस्केप कर जाएंगे। तो वहां अगर गैस किसी तरीके से पहुंचा भी जाए तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जैसे जिगजैग मोशन करेंगे और वहां से किसी नियर बाई प्लैनेट की तरफ को वो मूव कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे वो। तो मून पे एटमॉस्फेयर पॉसिबल नहीं है क्योंकि आरएमएस स्पीड वहां पे ज्यादा निकल जाती है एस्केप स्पीड से। पर अर्थ पे ऐसा नहीं है क्योंकि अर्थ की सरफेस पे एस्केप स्पीड से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम आरएमएस स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। लेकिन अर्थ के लिए भी कोई एक ऐसी हाइट है, अभी अपन ने देखा VE इज इक्वल टू √2gm डिवाइडेड बाई R प्लस H हाइट के लिए। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे एस्केप स्पीड बढ़ती जाती है। तो कोई एक ऐसी हाइट है जिस हाइट पे जाकर के एस्केप स्पीड जो है वो बराबर हो जाती है गैस मॉलिक्यूल्स की आरएमएस स्पीड के। उससे ज्यादा हाइट पे अर्थ के सराउंड भी एटमॉस्फेयर नहीं है। तीसरा एप्लीकेशन है इंटरस्टेलर स्पीड। इंटरस्टेलर स्पीड देखो क्या होती है, द स्पीड विद विच बॉडी मूव्स इन स्पेस आफ्टर थ्रोइंग विद अ स्पीड मोर देन एस्केप स्पीड। अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को एस्केप से ज्यादा स्पीड से थ्रो करेंगे तो क्या होगा? वो इनफाइनाइट तक जाएगी और एस्केप तो हो जाएगी। एस्केप होने के बाद इंटरस्टेलर जो स्पेस है उसमें किस स्पीड से मूव करेगी उसी को बोला जाता है इंटरस्टेलर स्पीड। अब इसमें बॉल को जिस स्पीड से थ्रो किया है वो एस्केप से ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर एस्केप से कम है तो जो पिछले वाले अपन ने केस में सीखा उसमें कुछ हाइट ट्रेवल करके बॉल वापस आ जाएगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, u अगर VE के बराबर है तो इनफाइनाइट पे जाएगी और रुक जाएगी। u अगर VE से कम है तो कुछ हाइट तक जाकर के वापस आ जाएगी, और अगर u VE से ग्रेटर है तो इनफाइनाइट हाइट तक जाएगी और उस इनफाइनाइट पे मतलब ग्रेविटी से बाहर जाके भी मूव करेगी वो बॉल। अब इंटरस्टेलर स्पीड का फॉर्मूला क्या है? उसके लिए VI स्क्वायर, जिसमें VI इंटरस्टेलर स्पीड है, इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस VE स्क्वायर, या फिर VI इज इक्वल टू √U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। अब इन दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगे वो रिलेशन रख लीजिए, जिसमें U वो स्पीड है जिससे हमने बॉल को थ्रो किया, VE
जहां थ्रो किया गया था, जिस पॉइंट पे थ्रो किया गया था, उस वाले पॉइंट की एस्केप स्पीड। जैसे अगर हमने सरफेस पे थ्रो किया है तो ये सरफेस की आपकी एस्केप स्पीड होगी, पर अगर हमने किसी हाइट से, मान लो यहां से थ्रो किया गया होता तो ये हाइट आती, इस हाइट की जो एस्केप स्पीड होगी वो यहां पे यूज की जाएगी। ये हमेशा यू और वी का मतलब जहां से हमने थ्रो किया है उस वाले पॉइंट की जो भी एस्केप स्पीड होगी। अब किस पे इसकी डिपेंडेंसी है? मास, डेंसिटी, शेप एंड साइज ऑफ प्लैनेट और पोजीशन कॉमा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब सेम है डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी जो स्केप के लिए थी, क्योंकि स्केप वाले केस में भी बॉडी स्केप करी थी और इसमें भी स्केप कर जाएगी। उसमें स्केप करने के बाद ग्रेविटी से बाहर जाते रुक जा रही थी, इसमें ग्रेविटी से बाहर जाके भी रुकेगी नहीं, लेकिन स्केप दोनों में हो रहा है, तो दोनों की जो डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी है वो एग्जैक्टली सेम है। अब स्टार्ट करते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। 3 केपलर के लॉ हैं, जिनमें से पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या है ये लॉ? ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड सन बाय टेकिंग सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे सन को किसी एक फोकस पे लेते हुए उसके सराउंडिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। जैसे इसमें ये सन है, यहां पे ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये जो मर्जी प्लेनेट हो सारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड में। अब इसमें जो पाथ है वो इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल के लिए ये सेंटर और 2 फोकस होते हैं। अगर सर्कुलर पाथ है कोई भी, इस टाइप से अगर सर्कुलर है, सर्कुलर के लिए सेंटर और दोनों फोकस को इंसाइड कर जाते हैं, पर इलिप्स के लिए तीनों अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी एक फोकस पे सन होता है और जो प्लैनेट का ऑर्बिट है वो हमेशा इलिप्टिकल होता है। दूसरा जो लॉ है वो लॉ ऑफ एरिया है। द रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वेप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, या फिर द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट इसमें छूट गया है, वो मैं लास्ट में ऐड कर देता हूं। इज कांस्टेंट। अब देखो इसमें इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है कोई भी प्लैनेट। इसके लिए अपन ने ये 2 पोजीशन ली, एक तो ये वाला पार्ट ले लिया, सपोज ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है और इधर ये सी पॉइंट से डी पॉइंट तक मूव कर रहा है। अब ए से बी तक आने में अगर उसने टाइम लिया है t1, टाइम t1 है, और ये वाला जो टाइम है ये t2 है, इधर टाइम कितना है t1, इधर टाइम है t2, तो ये जो दोनों एरिया स्वेप किए होंगे, ये इतना एरिया, ये जो शेडेड वाला पार्ट आपको ये दिख रहा है, ये एरिया और ये वाला जो एरिया होंगे ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब अगर t1 और t2 इक्वल हैं तो a1 और a2 इक्वल होंगे। अगर इफ t1 ग्रेटर है t2 से देन a1 भी ग्रेटर होगा a2 से। मतलब कोई भी प्लैनेट अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हुए सन के सेंटर के अबाउट जितना एरिया स्वेप करेगा वो एरिया सेम होगा अगर 2 अलग अलग पोजीशंस पे टाइम इंटरवल सेम लिए जाते हैं। दूसरा जो लॉ है इसी का दूसरा पार्ट, सेकंड लॉ का एक और पार्ट है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज कांस्टेंट। एरियल जो वेलोसिटी है वो dA/dt होती है, मतलब यूनिट टाइम में कितना एरिया कवर किया उसी को हम एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। एरिया कवर्ड बाय प्लैनेट इन यूनिट टाइम, इसका फॉर्मूला है VR/2, जिसमें V वेलोसिटी और R सेंटर ऑफ सन से उस प्लैनेट तक की डिस्टेंस है। इसे हम इक्वल टू L/2m भी कह सकते हैं। ये हमेशा कांस्टेंट है। ये इसी के लॉ का जो सेकंड पार्ट है वो इस टाइप से, यहां से हम ये कह सकते हैं कि V इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ऐसा है 2 तो है ही कांस्टेंट, तो V इंटू आर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, मतलब V प्रोपोर्शनल टू 1/r। मतलब क्या बना, जहां डिस्टेंस ज्यादा है वहां की वेलोसिटी कम होगी। अब इस वाले ऑर्बिट के लिए ये अगर सन है तो ये वाली डिस्टेंस कम और ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी। इसे हम P से डिनोट कर रहे हैं और इसे बोला जाता है पेरिगी, और ये जो ए टर्म है ये होता है एपोजी। एपोजी बोला जाता है फार पॉइंट जो होगा, फार्थेस्ट पॉइंट फ्रॉम सन, और पेरिगी है जो नियरेस्ट पॉइंट होगा सन से।
अब जो नियरेस्ट पॉइंट होगा इस पे जो वेलोसिटी होगी इसको मैं v पेरिगी और इससे मैं v एपोगी ले रहा हूं। डिस्टेंस ज्यादा है एपोजी की, तो ये एपोजी वाली वेलोसिटी कम और ये वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब vp ग्रेटर आएगा va से। अर्थ या कोई भी प्लेनेट सन के जितना पास होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा और जितना दूर होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी। यही एक्सप्लेन करता है केपलर का सेकंड लॉ। अब आते हैं थर्ड लॉ पे। लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं इसको। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ दैट प्लैनेट। तो कोई भी प्लैनेट के लिए इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये बने देख ही लिया। अब इसमें इसके लिए जो भी मेजर एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस की जो रेडियस होगी, यहां पे हम उसको ए से डिनोट कर रहे हैं। ये इतनी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए, ये वाले डिस्टेंस ए है और ये वाली डिस्टेंस आपको बी दिख रही होगी। जो माइनर एक्सिस है उसकी रेडियस बी और जो मेजर एक्सिस है उसकी रेडियस है ए। तो ये लॉ क्या बोलता है, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो मेजर एक्सिस के जो रेडियस है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट। अब यहां से सेंटर से पेरिगी तक के डिस्टेंस को आरपी और एपोजी तक के डिस्टेंस को आर ए अगर लिया जाए तो ये दोनों मिलकर के आरपी प्लस आर ए इक्वल टू 2a। तो यहां से a कितना आ जाएगा, आरपी प्लस आर ए बाई 2। और इस a की जगह अगर इसको पुट कर दिया जाए तो इसका क्यूब करना है यहां पे, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, आरपी प्लस आर ए का क्यूब आएगा डिवाइडेड बाई 8 होना चाहिए, पर 8 क्योंकि अपन प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं तो उसे लिखा नहीं जाएगा। तो ओवरऑल टी स्क्वायर ए क्यूब के प्रोपोर्शनल है या फिर टी स्क्वायर जो है वो केवल आरपी या केवल आर ए नहीं, दोनों के सम के क्यूब के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा सेंटर से पी तक की जो पेरिगी तक की जो डिस्टेंस होती है जिसको हमने आरपी से डिनोट किया है, ये यहां पे ए माइनस ई ए के इक्वल होती है और जो एपोजिट तक की डिस्टेंस है वो ए प्लस ई ए। मैथमेटिक्स वाइज सेंटर से, ये वाला पॉइंट है सेंटर, सेंटर से जो फोकस तक की डिस्टेंस होती है वो ई टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मेजर एक्सिस होती है, मतलब ये इतनी डिस्टेंस ई ए और ये वाली डिस्टेंस भी ई ए। अब F1 से P तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस है A, उसमें से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दे तो RP कितना हो गया, A माइनस ई ए, और F1 से A तक की डिस्टेंस, एपोजी तक की डिस्टेंस A प्लस ई ए हो जाएगी। तो ये RP डिस्टेंस है और ये वाले डिस्टेंस RA। अभी अपन ने सेकंड वाले लॉ में पढ़ा इधर, यहां से ये V प्रोपोर्शनल टू 1/r था, तो V सिंस V प्रोपोर्शनल टू 1/r मतलब V एट पेरिगी डिवाइडेड बाई V एट एपोजी इक्वल टू R एट एपोजी डिवाइडेड बाई R एट पेरिगी, ये इज इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, R A ऊपर आ रहा है तो A प्लस ई ए डिवाइडेड बाई A माइनस ई ए, A कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस ई अपॉन में 1 माइनस ई। तो यहां से V एट पेरिगी अपॉन वेलोसिटी एट एपोजी इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन में 1 माइनस ई आ रहा। ये एक रिलेशन है जो मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी के बीच में जो रेशियो यहां पे आ रहा है। अब आते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट पे। सबसे पहले जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, द सैटेलाइट विच रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब अर्थ के लिए जो हमेशा स्टेशनरी, मतलब जिस स्पीड से अर्थ रोटेट हो रही है अगर उसी स्पीड से वो सैटेलाइट भी रोटेट होती जाएगी तो उसको बोला जाएगा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। और सैटेलाइट बोला जाता है उस टेरेस्ट्रियल बॉडी को जो, या आर्टिफिशियल भी हो सकती है, मतलब वो मैनमेड भी हो सकती है, जो बॉडी अर्थ या किसी भी प्लेनेट के अराउंड में सराउंडिंग रिवॉल्व करती है। एक बॉडी जो किसी भी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। और उसमें से जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कौन सी है, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं और अर्थ एंड उस सैटेलाइट का जो रिवोल्यूशन टाइम पीरियड है या स्पीड जो है एंगुलर वेलोसिटी, वो अगर आपस में इक्वल है। मतलब अगर हम किसी सैटेलाइट को एक किसी भी सिटी, सपोज दिल्ली के ऊपर, हालांकि दिल्ली के ऊपर लॉन्च नहीं हो सकती, अगर वो दिल्ली के ऊपर लॉन्च कर दी गई है
हालांकि हमेशा जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हैं वो इक्वेटर पे लॉन्च की जाती हैं। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अगर दिल्ली सिटी के ऊपर उसको लॉन्च किया गया है तो वो हमेशा दिल्ली सिटी के ऊपर ही बनी रहेगी। जैसे जैसे अर्थ रोटेट होती जाएगी वैसे वैसे वो सैटेलाइट भी रिवॉल्व होकर के उतना ही रोटेट होकर के उसी के ऊपर बनी रहेगी। तो जो सैटेलाइट अर्थ के रिलेटिवली रेस्ट में, अर्थ रोटेट कर रही है, मूव वो भी कर रही है, वो सैटेलाइट भी ऐसा नहीं कि वो स्टेशनरी है। जियो स्टेशनरी का मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी, वैसे तो वो रिवॉल्व कर रही है, उसी को बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ उसके पॉइंट्स हैं। टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट इज सेम एज अर्थ, 24 आवर्स है अर्थ के लिए, तो 24 आवर्स ही होगा उस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए भी। लॉन्च्ड एट इक्वेटर, इनको हमेशा इक्वेटर पे लॉन्च करते हैं। सो लॉन्चिंग पैड शुड बी नियर टू इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पे लॉन्च करना तो जो लॉन्चिंग पैड है वो इक्वेटर के आसपास ही होना चाहिए। उसके अलावा लॉन्च्ड इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड आउटसाइड ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर ये अर्थ है, इसके सराउंडिंग ये एटमॉस्फेयर है, यहां तक एटमॉस्फेयर है, तो जो सैटेलाइट होगी वो इससे बाहर, मतलब यहां पे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही होगी। ये सैटेलाइट है सपोज, ये यहां पे मूव कर रही है, तो ये अर्थ की ग्रेविटी के तो अंदर ही होनी चाहिए, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का उससे बाहर होगी। क्योंकि अगर वो एटमॉस्फेयर के अंदर है तो एयर के रेजिस्टेंस की वजह से जो उसकी स्पीड होगी वो कम होती जाएगी, और एटमॉस्फेयर से बाहर होगी तो वो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली जो एक बार उसको स्पीड दे देगी वो हमेशा मेंटेन रहेगी। उसके अलावा इट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है ये एक फ्रीली फॉल, जैसे हम एक बॉल को छोड़ दें कहीं से भी तो वो जैसे टूवर्ड्स अर्थ गिरती है, वो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जो ग्रेविटी की वजह से गिर रही होती है। सिमिलरली सैटेलाइट भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जो ग्रेविटी की वजह से टुवर्ड्स अर्थ गिर रही है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होती है, जिस वेलोसिटी को अपन ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं। वो स्पीड इसको अर्थ से उतनी ही डिस्टेंस पे बनाए रखती है। अगर ये नहीं गिर रही होती तो देखो इसका पाथ ऐसे बनता ना, यूं ये ऐसे मूव करती, तो थोड़ी देर बाद इसको यहां पहुंच जाना चाहिए था, पर यहां पहुंची तो टुवर्ड्स अर्थ गिरी ना इतना। फिर जब यहां पहुंच जाना चाहिए था तब यहां पहुंची तो अर्थ की तरफ को, मतलब लगातार अर्थ की तरफ को गिरती जा रही है, इसी वजह से सर्कुलर फॉर्म में। अगर नहीं गिरती तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती। तो ये एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह है जैसे दूसरी कोई बॉडी होती। हाँ, अगर हम किसी भी तरीके से इस वेलोसिटी को जीरो कर दें तो इसका जो पाथ आएगा वो ऐसे टूवर्ड्स सरफेस ऑफ अर्थ आ जाएगा, वो अर्थ की तरफ को गिर पड़ेगी। इसके अलावा जो पॉइंट है, हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 35,786, जिसको अप्रोक्सीमेटली अपन 36,000 किलोमीटर बोल देते हैं एक इजी कैलकुलेशन के लिए। एग्जैक्ट कितना है 35,786, जो ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर, और ये हाइट है, टोटल डिस्टेंस नहीं है। मतलब ये जो डिस्टेंस होगी जिसको हाइट अपन बोलते हैं ये है 35,786 किलोमीटर, और ये आपको पता है ये रेडियस ऑफ अर्थ है जो 6,400 किलोमीटर होती है। अब स्टेबल और अनस्टेबल जो सैटेलाइट होंगे उनका डायग्राम बना रखा है। अगर अर्थ का सेंटर और जो ऑर्बिट का सेंटर ये कोइंसाइड करता है तब तो हम बोलेंगे स्टेबल ऑर्बिट होगा, उसी में वो रोटेट कर पाएगी। और अगर ऑर्बिट का सेंटर और प्लैनेट का जो सेंटर होगा वो कोइंसाइड नहीं कर रहा तो ये एक अनस्टेबल ऑर्बिट होगा। इसमें सर्कुलेशन के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स है वो उसका एक कंपोनेंट ही होगा जो सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट होगा जो सेंट्रीपेटल फोर्स की तरीके से वर्क कर पाएगा। तो ये अनस्टेबल होगा, और इसमें क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी टुवर्ड सेंटर ही लग रहा है और वही ऑर्बिट का सेंटर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे तरीके से बिहेव करेगा एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स, और ये यहां पे एक स्टेबल ऑर्बिट होगा। अब सैटेलाइट से रिलेटेड अपन को टोटल 4 चीजें पढ़नी है। एक ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम, और लास्ट में एनर्जी। ये 4 बातें अपन अब पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ऑर्बिटल स्पीड है। ऑर्बिटल स्पीड मतलब वो स्पीड जिससे सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होगी। अब इसमें ये अर्थ है या कोई भी प्लैनेट हो सकता है, मास इसका m, रेडियस इसकी कैपिटल R है। ये स्मॉल r रेडियस में, ये स्मॉल r रेडियस है,
इस रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। ये एक जो और लाइन बना रखी है ये दिखाने के लिए है कि ये एटमॉस्फेयर से आउटसाइड है। ये मैं एयर पार्टिकल यहाँ पे शो कर रहा हूँ, एटमॉस्फेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी अपन ने डिस्कस किया कि जो सैटेलाइट है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, वो एटमॉस्फेयर से आउटसाइड होती है और ग्रेविटी के इनसाइड में होती है। यह सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m लिया है, प्लेनेट का मास कैपिटल M में, vo इसकी ऑर्बिटल स्पीड है और यहां पे अपन इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करता हुआ ले रहे हैं। तो इस ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले यहां पे सेंट्रिपेटल फोर्स की तरह ग्रेविटेशनल फोर्स बिहेव करेगा, तो ये m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। एक m और एक r कैंसिल होकर के ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर आ जाएगा। जो कैलकुलेट करने पे सारी वैल्यूज पुट करें, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 है, अर्थ का जो मास है वो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg होता है, और रेडियस अभी अपन ने लिखी थी 6400 प्लस 36,000 के अप्रोक्स था। ये सारी वैल्यूज पुट करने पे अप्रोक्सीमेटली ये 3 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। अगर वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस आ जाते हैं अपन, वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, मतलब ये सैटेलाइट यहां के बजाय यहां पे ऐसे रिवॉल्व करने लग जाए। हालांकि पॉसिबल नहीं है वो प्रैक्टिकली, क्योंकि एटमॉस्फेयर उसको मूव नहीं करने देगा, लेकिन फिर भी एक हाइपोथेटिकल केस है, अपन ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, देन जो स्मॉल आर है ये इक्वल टू कैपिटल आर आ जाएगा, जिससे ऑर्बिटल स्पीड अंडर रूट ऑफ जी एम बाई कैपिटल आर आएगा, या इसे हम अंडर रूट ऑफ जी आर बोल सकते हैं, और इनकी वैल्यू पुट करने पे ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगी। मतलब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जिस एक्चुअल हाइट पे रिवॉल्व कर रही है वहां पे इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर सेकेंड के लगभग में, लेकिन अगर वो अर्थ की सरफेस के नियर बाई आकर के और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर्कुलेट हो, तब जो इसकी स्पीड आएगी वो हो जाएगी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सही है। अब एस्केप स्पीड से इसको कंपेयर कर लेते हैं एक बार। एस्केप स्पीड का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था अंडर रूट ऑफ 2gm बाई स्मॉल आर, ये इज इक्वल टू √2 इंटू अंडर रूट ऑफ gm बाई स्मॉल आर लिख सकते हैं। ये इज इक्वल टू √2 इंटू ऑर्बिटल स्पीड, मतलब जो एस्केप स्पीड है वो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड है उसकी √2 टाइम्स है। इसे हम इक्वल टू 1.414 वीओ, या फिर हम वीओ प्लस 0.414 वीओ लिख सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म में मैं बोल रहा हूं ऑर्बिटल स्पीड को √2 टाइम्स कर दें, या कहिए जितनी अभी उसकी स्पीड है उसको 41.414 का मतलब क्या हुआ, 41.4% इंक्रीज कर दें। दोनों एक ही बात है। ऑर्बिटल स्पीड को √2 टाइम्स कर दें, या फिर जो स्पीड से वो रिवॉल्व कर रही है सैटेलाइट उसको 41.4% इंक्रीज करा दें, तो जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के इनफाइनाइट में चली जाएगी, मतलब वो एस्केप हो जाएगी। अब फॉर्मूले देख लिए, अब आते हैं अपन इसके ग्राफ पे। यहां से हमें वीओ जो है ये प्रोपोर्शनल टू 1/r दिख रहा है, तो हम ऑर्बिटल स्पीड और आर के बीच में जो ग्राफ बना रहे हैं वो बेसिकली यहां से हाइपरबोला शेप आएगा। एक डॉटेड लाइन बना दी, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर का मतलब रेडियस। अब देखो जो सैटेलाइट है उसको हम यहां पे रिवॉल्व कर सकते हैं, इसके अंदर तो लाया नहीं जा सकता, तो इतना पार्ट तो हमने छोड़ दिया, क्योंकि ये वाला पार्ट सर्कुलेशन के लिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के वैलिड नहीं है। सरफेस पे जो स्पीड आएगी वो अंडर रूट GR है किसी भी प्लेनेट के लिए। अर्थ के लिए वो कितनी थी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और जैसे जैसे डिस्टेंस यहां से बढ़ाते जाएंगे, हाइट बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे स्पीड कम होती चली जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाकर के 0 हो जाएगी जब वो ऑर्बिट नहीं कर पाएगी। डिपेंडेंसी पे आते हैं, मास, डेंसिटी, शेप, साइज ऑफ प्लेनेट। इसमें मास आ रहा है, m आ रहा है, r आ रहा है। m कौन सा, कैपिटल M जो प्लेनेट का है, तो प्लेनेट के मास पे डिपेंड करेगा, और स्मॉल r पे कौन सी पोजीशन पे ये रिवॉल्व कर रही है इस पे डिपेंड करेगा। मास, डेंसिटी, शेप एंड साइज ऑफ सैटेलाइट, जो खुद सैटेलाइट का मास है उस पे ये फॉर्मूला बेस नहीं है, उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है।
अगला टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सर्कुलर एंड एलिप्टिकल ऑर्बिट। जितने भी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हैं, जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, उन सबके लिए जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, और जो टेरेस्ट्रियल बॉडीज हैं उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं वो इलिप्टिकल भी होते हैं। तो अपन ने दो टाइप के ऑर्बिट बनाए हैं, फर्स्ट वाला सर्कुलर और जो सेकंड वाला है वो इलिप्टिकल है। एक बार समझते हैं इसको। अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इस बॉडी के ऊपर, इस सैटेलाइट पे, वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ प्लैनेट लगेगा, जिसमें एफ जी की डायरेक्शन कुछ यूं हो गई, तो ये एफ जी ही बिहेव करेगा एज अ सेंट्रिपेटल। तो इसके लिए जो एफ सी है वो एग्जैक्टली इक्वल टू एफ जी होगा। अब आर, अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो हर जगह हमें दिख रहा रेडियस कांस्टेंट है। वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वी ओ इज इक्वल टू वो अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर था। अगर आर कांस्टेंट है तो ऑर्बिटल स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक पोटेंशियल एंड मैकेनिकल एनर्जी, ये सब कांस्टेंट होंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि वेलोसिटी से जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आएगी उससे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो हमें पता है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा में अगर थीटा 90 आ गया तो वर्क कितना होता है, 0। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहां वर्क 0 होगा, और सेंट्रिपेटल फोर्स की वजह से तो वर्क ऑलवेज 0 ही होता है, क्योंकि सेंट्रिपेटल तो लगता ही हमेशा मोशन की डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। तो ये तो ऑलवेज सेंट्रिपेटल फोर्स वाला वर्क जो है वो 0 होता है। और यहां पे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही बिहेव कर रहा है एज अ सेंट्रिपेटल, तो उसका वर्क भी 0 है। अब आते हैं अपन इलिप्टिकल वाले पे, जो ढंग से समझना है। तो इसमें ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसमें मैंने दो पोजीशन बना ली है सैटेलाइट की। ये पोजीशन है, ये इसको 1 और इसको मैं 2 पोजीशन नाम दे रहा हूं। पहले 1 वाली पोजीशन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो तो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ प्लैनेट होगा। अच्छा, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के दो कंपोनेंट बना रहे हैं, एक जिस डायरेक्शन में मोशन है और एक मोशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ऑर्बिट आएगा। ये सी सेंटर है। अच्छा, इधर को जो डायरेक्शन आ रही है वेलोसिटी के पैरेलल, उसको मैंने पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स नाम दिया है, जो टेंजेंशियल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा उसका काम यहां पे बॉडी को, जो सैटेलाइट है उसको एक्सेलरेट कराना है। अच्छा, जो आएगा टुवर्ड सेंटर, ये वाला जिसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोला जा रहा है, ये एज अ सेंट्रिपेटल फोर्स बिहेव करेगा। इसमें फर्स्ट वाले केस में जब ऑर्बिट सर्कुलर था तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो बिहेव कर रहा था केवल और केवल सेंट्रिपेटल की तरह, क्योंकि उसका वेलोसिटी के पैरेलल कोई कंपोनेंट नहीं था। पर अब ऐसा केस बन रहा है कि दोनों के अलोंग कंपोनेंट आ रहे हैं, तो एक कंपोनेंट जो टुवर्ड सेंटर लग रहा है उसका काम है सेंट्रिपेटल फोर्स देना और इसके पाथ को मोड़ना, इसको बार बार, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है जो मोड़ने का काम कर रहे हैं वो। और ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा है जिसको टेंजेंशियल बोला जा रहा है, उसका काम है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाना। और ये सबको पता है सेंट्रिपेटल फोर्स वो फोर्स होता है जो सर्कुलर मोशन पे बनाए रखने का काम या डायरेक्शन के, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कराने का काम करता है, और जो टेंजेंशियल होता है उसका काम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना, बढ़ाना या घटाना। यहां पे क्योंकि सेम डायरेक्शन में लग रहा है वेलोसिटी के, तो ये बढ़ाने का काम कर रहा होगा। अब आते हैं 2 पॉइंट पे। 2 पॉइंट पे फिर से सेंटर की तरफ को ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एक इसका कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर आएगा जिसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलेंगे, और ये सेंट्रिपेटल की तरह बिहेव करेगा। जो दूसरा पैरेलल कंपोनेंट आ रहा है अब वो वेलोसिटी से अपोजिट आ रहा है, उसको फिर से टेंजेंशियली बोलेंगे। तो इस वाले टेंजेंशियल फोर्स का जो काम है वो है स्पीड को कम कराना या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम कराना, जबकि यहां पे स्पीड को या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाना था। दोनों ही जगह जो टुवर्ड सेंटर लग रहा है उसका काम मोशन की डायरेक्शन को चेंज कराना है और एज अ सेंट्रिपेटल बिहेव करना है। तो ओवरऑल ये एपोजी और इसको पेरिगी बोलते हैं। एपोजी से पेरिगी तक स्पीड बढ़ती है। अभी अपन ने पहले पढ़ा था कि एपोजी की स्पीड जो होती है वो कम होती है, वेलोसिटी एट पेरिगी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट अपोजी। एपोजी पे स्पीड मिनिमम, पेरिगी पे मैक्सिमम। तो एपोजी से पेरिगी तक स्पीड बढ़ती जाती है क्योंकि जो टेंजेंशियल फोर्स है वो वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में लगता है, और पेरिगी से अपोजी तक वेलोसिटी कम होती जाती है क्योंकि जो कंपोनेंट आ रहा है, जो टेंजेंशियल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है पैरेलल वाला, वो अपोजिट लग रहा है मोशन की डायरेक्शन से। तो ए से पी तक स्पीड बढ़ेगी, मतलब इस वाले पार्ट में वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और इस वाले पाथ पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड जो है वो डिक्रीजिंग है।
अब जिस जो पॉइंट्स लिखे थे, आर इसमें वेरिएबल है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो आर हर जगह अलग आएगा, आर अलग है तो एल वी, ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे वेरिएबल होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो अब वर्क है, यहां तो जीरो था, अब जीरो नहीं है क्योंकि इसका एक कंपोनेंट पैरेलल लग रहा है, उसके लिए थीटा जीरो आ जाएगा। हाँ, इसके लिए अभी भी जीरो होगा, लेकिन इस वाले कंपोनेंट के लिए नॉन जीरो हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क अब नॉन जीरो होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल का तो हमेशा जीरो रहता। मैकेनिकल एनर्जी इसमें कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहती है, जब कोई भी नॉन मैकेनिकल जो फोर्स है उसकी वजह से वर्क नहीं होता, और यहां पे नहीं हो रहा, एक ही फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, जो भी वर्क हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हो रहा है। तो इसमें इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक और पोटेंशियल जो होंगी वो चेंज होती रहेंगी। जब कम हाइट पे आ जाएगा यहाँ पे तो काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल कम होगी। जब ज्यादा हाइट पे चला जाएगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक कम। तो काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में कन्वर्ट होती जाएंगी, पर पूरे ऑर्बिट में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो सेम बनी रहती है। अब एपोजी पे पेरिगी से, जो अभी अपन ने बोला, एपोजी पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, पेरिगी पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो इक्वल आएगी हर जगह, वो इक्वल टू कांस्टेंट है। अब फ्रॉम ए टू पी जो भी अपन ने डिस्कस किया, वर्क डन बाई ग्रेविटी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि थीटा लेस देन 90 होगा, एक्यूट एंगल होने पे वर्क पॉजिटिव होता है। जब पी से ए तक आ रहे हैं, इस वाले पार्ट में वर्क डन बाई ग्रेविटी नेगेटिव है, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहां पे आपको ये ऑब्ट्यूज दिख रही होगी, और यहां पे थीटा की वैल्यू एक्यूट थी, लेस देन 90 थी। तो ए से पी तक जाने में जो वर्क डन बाई ग्रेविटी है वो पॉजिटिव है, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, और पी से ए तक आने में स्पीड कम हो रही है, इसमें वर्क डन बाई ग्रेविटी नेगेटिव होगा। जबकि यहां पे हर जगह वर्क डन बाई ग्रेविटी जीरो था, उधर सेंट्रीपिटल का और इधर सेंट्रीपिटल का तो हमेशा ही वर्क जीरो होगा, पर वर्क डन बाई ग्रेविटी एक में जीरो है, सर्कुलर वाले में, और इसमें नॉन जीरो है। अब फ्रॉम ए टू ए फॉर कंप्लीट साइकिल वर्क डन जीरो, क्योंकि जितना ए से पी तक पॉजिटिव उतना ही पी से ए तक नेगेटिव, तो नेटवर्क कितना हो जाएगा, जीरो। अब अबाउट फोकस एंड अबाउट सेंटर ऑफ ऑर्बिट दो तरीके से अपन कंपेयर कर रहे हैं। अबाउट सेंटर ऑफ प्लैनेट, ये सेंटर ऑफ प्लैनेट है, इसके अबाउट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, सेंटर ऑफ प्लैनेट बोला गया, इसके अबाउट F1 के अबाउट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वहीं से पास कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होने की वजह से टॉर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। अब टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, L मतलब mvr कांस्टेंट, तो v इंटू आर इक्वल टू कांस्टेंट, v प्रोपोर्शनल टू 1/r, जो अपन ने केपलर के सेकंड लॉ में पढ़ा था वही सेम चीज है। अबाउट सेंटर ऑफ प्लैनेट ऐसा ही होगा, लेकिन अबाउट सेंटर ऑफ ऑर्बिट जिसको अपन सी पॉइंट बोल रहे हैं, अब देखो इसके लिए फोर्स ऐसे लग रहा है तो यहां से इस पे कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, जिसकी वजह से अब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टॉर्क है वो नॉन जीरो होगा। तो जो L आएगा वो वेरिएबल आएगा, जो अभी अपन ने पिछले टॉपिक में देखा था, L प्रोपोर्शनल टू √r करके आया था। L का फॉर्मूला m √g कैपिटल M स्मॉल r आया था, तो L प्रोपोर्शनल टू √r होता है। नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ ऑर्बिट, कैसा शेप आएगा ऑर्बिट का, समझते हैं इसको। देखो इसमें एक यहां पे सैटेलाइट लिया है, ये है प्लैनेट, इसके सराउंडिंग ये एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाया है। इस सर्कुलर ऑर्बिट को फॉलो करने के लिए जो स्पीड होगी v इक्वल टू vo होनी चाहिए, मतलब अगर ऑर्बिटल स्पीड के इक्वल स्पीड से सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो पाथ आएगा वो सर्कुलर आएगा। अब मैं चेंज करता हूं, इसी पॉइंट से अपन चेंज करते जा रहे हैं। अगला ये v लेस देन vo कर दिया, v अपन ने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए 3 किलोमीटर पर सेकंड देखा था, अगर 3 से कुछ कम 2.9, 2.8 या 2.7 किलोमीटर पर सेकंड कर दे, थोड़ी सी कम कर देंगे तो क्या होगा। एक बार यहां पे आते हैं, इस वाले पॉइंट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बना रहा हूं। तो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और बाहर की तरफ को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं। अब देखो, जब ये वेलोसिटी ऑर्बिटल स्पीड के बराबर है तो ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर है। अगर हमने स्पीड कम कर दी तो बाहर की तरफ को लगने वाला जो रेडियली आउटवर्ड लग रहा था फोर्स वो कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिगर होने की वजह से बॉडी टुवर्ड्स अर्थ आने लग जाएगी।
तो अब जो इसका पाथ होगा वो इस तरीके से डिक्रीजिंग रेडियस में आ जाएगा और ऐसे कुछ नंबर ऑफ साइकिल ट्रेवल करते करते फाइनली अर्थ पे गिर पड़ेगी। तो अगर हमने स्पीड थोड़ी कम कर दी तब एक स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए सैटेलाइट अर्थ पे गिर पड़ेगा। अगर हमने v मच लेस देन vo, इसका मतलब क्या है, 3 किलोमीटर पर सेकंड से रिवॉल्व करता तब तो सर्कुलर ऑर्बिट था, अचानक अपन ने 3 किलोमीटर का 3000 मीटर पर सेकंड था उसको 100 मीटर पर सेकंड कर दिया, एकदम से बहुत ज्यादा स्पीड कम कर दी, तो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ बिना कोई चक्कर कंप्लीट किए सीधे अर्थ पे गिर पड़ेगा। तो अगर ऑर्बिटल स्पीड के बराबर है स्पीड तो सर्कुलर ऑर्बिट में, और अगर ऑर्बिटल से कम कर दी तो फाइनली उसने अर्थ पे गिरना है, चाहे स्पाइरल पाथ से कई साइकिल के बाद, चाहे बिना कोई साइकिल कवर किए। लेकिन अगर स्पीड कम कर दी ऑर्बिटल से तो अर्थ पे गिरेगा। अब आते हैं, अगर स्पीड ज्यादा कर दी जाए, v जो है ऑर्बिटल से ज्यादा कर दी लेकिन स्केप से कम है, स्केप से कम, इसका स्केप तो नहीं होगा, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन ऑर्बिटल से ज्यादा कर दिया तो सर्कुलर ऑर्बिट में भी रिवॉल्व नहीं करेगा। इस वाले केस में क्या होगा, इसका जो पाथ होगा ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट आ जाएगा। तो जैसे v इक्वल टू vo है, ऑर्बिटल स्पीड के बराबर है, तो सर्कुलर पाथ, जैसे जैसे अपन स्पीड v ऑर्बिटल से बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका जो ऑर्बिट होगा वो इलिप्टिकल, और ये इलिप्स वाला जो मेजर एक्सिस है और जो माइनर एक्सिस होगी उनकी लेंथ का डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे स्पीड बढ़ने के साथ, ठीक है। लेकिन अगर हमने स्पीड v इक्वल टू वी कर दी या v से ज्यादा कर दी, तब आपको पता है कि ये एक ऐसे पाथ पैराबोलिक जैसा, मतलब कर्व पाथ फॉलो करता हुआ फाइनली अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा। लास्ट में मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर स्पीड ऑर्बिटल स्पीड के बराबर है तो सर्कुलर ऑर्बिट, कम कर दी तो फाइनली अर्थ पे ही गिरेगा, ज्यादा कर देंगे तो vo से लेकर के ve के बीच में अगर कोई भी स्पीड रखेंगे तो इलिप्टिकल ऑर्बिट आएगा, ve के बराबर या v से ज्यादा करने पे वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाता है। अब इसमें यहां जो अपन ने सीखा कि अगर अपन स्पीड कम कर रहे तो स्पीड कम करने पे उसके ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कम होती जा रही है, लेकिन जब लॉन्च करना है, इसमें क्या किया है, ये एक प्लैनेट है, मैंने दो ऑर्बिट बनाए, बाहर वाले की रेडियस r2 वेलोसिटी v2 है, अंदर वाले की रेडियस जो कम वाली रेडियस है वो r1 है, तो यहां पे r1 लेस है r2 से। v का फॉर्मूला √gm/r होता है, तो फर्स्ट जो v1 स्पीड है वो √gm/r1 और ये vm gm √ के अंदर gm/r2 है। क्योंकि r1 लेस है तो ये v1 ग्रेटर आएगा, तो जो अंदर वाला ऑर्बिट है वहां वेलोसिटी ज्यादा है और बाहर वाले ऑर्बिट में वेलोसिटी कम है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट फील होते हैं, इनमें गलती मत करना। मतलब अगर कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा था सर्कुलर ऑर्बिट में और उस सर्कुलर ऑर्बिट से उसकी स्पीड अपन कम कर देंगे तो वो अंदर की तरफ को जाएगा, उसकी रेडियस कम होने लग जाएगी और फाइनली अर्थ पे गिर पड़ेगा। लेकिन अगर यहां पे देखो इसकी स्पीड से ये वाली स्पीड कम है, तो अगर ये इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा था और इसी में स्पीड कम कर देंगे तो अंदर की तरफ को आएगा, तो अंदर की तरफ को आएगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा रेडियस में अपन को लॉन्च करना है, फिर से ये स्टेबल ऑर्बिट बनाना है, तो इसमें जितनी स्पीड थी उससे यहां पे स्पीड कम देनी पड़ेगी। मतलब एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इधर से एक नया डायग्राम बना लेते हैं, ये एक प्लैनेट है, इसके सराउंडिंग ये कोई एक ऑर्बिट है, यहां पे एक सैटेलाइट अपना सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा था। अब अगर इसकी स्पीड को मैं कम कर दूंगा तो ये अंदर की तरफ को जाएगा, ज्यादा कर दूंगा तो ये बाहर की तरफ को जाएगा। लेकिन अगर इस वाले ऑर्बिट से हमें इस ऑर्बिट में सेटल करना है तो जितनी यहां वेलोसिटी थी उससे यहां पे जो वेलोसिटी आएगी वो कम आ जाएगी।